फल्गु दास एक शांत और ईमानदार आदमी था। गांव के एक कोने में छोटी सी झोपड़ी में वो अपनी पत्नी गुमती और छोटी बेटी चुटकी के साथ रहता था। हर सुबह वो राजा वीर प्रताप के बाग में जाता, जहाँ उसका काम फलदार पौधों की देखभाल करना था। सुनते हो जी, आज चुटकी का बुखार कुछ ज्यादा लग रहा है। काम से जरा जल्दी लौट आइएगा। हाँ भगवान, ये चिंता मुझे भी खाई जा रही है। वैद्य को दिखाने के बाद भी चुटकी की तबीयत में कोई सुधार नहीं आ रहा। ना जाने मेरी चुटकी को ऐसी कौन सी बीमारी लग गई जो ठीक ही नहीं हो पा रही। अब आप ही कुछ करिए, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। ओहो भगवान, इतनी क्यों चिंतित हो रही हो? ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। मैं आज बगीचे से ताज़ा लीमू ले आऊंगा, फिर लीमू का रस निकालकर मेरी चुटकी को पिला देना। देखना मेरी चुटकी की तबीयत में काफी सुधार आएगा। ये कहते हुए फल्गु दास राजा वीर के बागीचे की ओर चल पड़ता है। आज वो बहुत उदास था, मन ही मन में बहुत घबराया हुआ भी था। अपनी बेटी चुटकी की इस पुरस्कार बीमारी ने उसे अंदर ही अंदर से तोड़ दिया था। वो अपने ध्यान बागीचे की ओर जा रहा था कि तभी उसे रास्ते में एक आवाज सुनाई देती है, बचाओ बचाओ। आवाज सुनकर फल्गु रुक जाता है। अरे, ये आवाज तो जंगल से आ रही है। लगता है कोई व्यक्ति मुसीबत में है। ऐसा सोचकर फल्गु दास थोड़ा आगे जंगल की ओर बढ़ जाता है। वो देखता है कि जंगल में जमीन पर एक घायल बंदरिया पड़ी हुई है। बचाओ बचाओ, कोई है जो मेरी मदद करे। ये सुनकर फल्गु दास हैरान हो गया। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? ये बंदरिया तो इंसान की तरह बोल रही है। ऐसे कैसे हो सकता है? फल्गु उसके पास गया और बोला, मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ, परंतु ये तो बताओ, बोल कैसे रही हो? मैं सब बताऊंगी। पहले पानी, मुझे बहुत प्यास लगी हुई है, मुझे पानी लाकर पिला दो। बंदरिया की ऐसी हालत देखकर फल्गु वहाँ से पानी ढूंढने लगता है। थोड़ी दूर फल्गु को एक नदी मिल जाती है। वो वहाँ से पानी लाता है और बंदरिया को पिलाता है। पानी पीते ही बंदरिया होश संभालती है और बोलती है, अब क्या तुम ठीक हो? हाँ, मैं अब ठीक हूँ। तो बताओ, तुम बोल कैसे सकती हो? मैं कोई आम बंदरिया नहीं हूँ। मैं अपने परिवार से बिछड़ गई हूँ और कई दिनों से जंगल में भटक रही हूँ। तुम्हारी ये हालत किसने की? एक जंगली जानवर ने मुझ पर हमला कर दिया था, जिस कारण मैं घायल हो गई थी। तब से मैं किसी की मदद का इंतजार कर रही हूँ। तुम्हें देखकर लगता है तुम बहुत खास हो। ये सुनकर बंदरिया मुस्कुराती है और बोलती है, मुझे तुम बहुत अच्छे इंसान लगते हो, मगर ये क्या, तुम्हारे चेहरे पर तो बहुत चिंताओं की लकीरें हैं। फल्गु दास रोने लगता है और वो सारी बात बंदरिया को बता देता है। फल्गु दास, तुम एक अच्छे इंसान हो और दयालु भी। तुमने मेरी मदद की, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ, जिससे तुम्हारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। ऐसा कहते हुए बंदरिया एक बीज फल्गु को देती है। ये लो, ये जादुई आम का बीज है। ये कोई आम बीज नहीं, बल्कि एक जादुई बीज है। पूरी मेहनत और लगन से इस बीज की रक्षा करना। जब ये पेड़ बड़ा होगा तो ये हर साल में तुम्हें एक आम देगा। वो आम कोई मामूली आम नहीं होगा, बल्कि इस आम का रस किसी भी बीमार को तंदुरुस्त और मरे हुए को जिंदा कर सकता है। तुम्हारा बहुत धन्यवाद। मैं इसको बगीचे में लगाऊंगा और इसकी रक्षा करूंगा। परंतु तुम इस हालत में कहाँ रहोगी? तुम चिंता नहीं करो, मैं इसी जंगल में रहूंगी। अब से यही मेरा घर है। फल्गु दास ने सोचा, क्यों ना इसे राजा के बगीचे में ले चलूं। वहाँ ये सुरक्षित भी रहेगी और
खाने के लिए फल भी मिल जाएंगे। जब ये ठीक हो जाएगी तो अपने जंगल वापस चली जाएगी। ये सोचते हुए फल्गुदास बंदरिया से बोलता है। मैं राजा के फलों के बगीचे में काम करता हूँ, तुम मेरे साथ चलो। वहाँ सुंदर फलदार पेड़ हैं, तुम कुछ दिन वहीं रह सकती हो। तो तुम्हारी ठीक है, मुझे भी लगता है कि अब इस जंगल में मुझे नहीं रहना चाहिए। मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। वो दोनों राजा के बागीचे की ओर चल पड़ते हैं। जल्द ही वो बागीचे में पहुंच जाते हैं। बंदरिया एक पेड़ पर जाकर रहने लगी और फल्गुदास ने वो जादुई आम का बीज वहीं लगा दिया। अब वो रोज उस बीज को पानी देने लगता है। वो उस बीज की ऐसे रक्षा कर रहा था जैसे वो एक बच्चे की देखभाल कर रहा हो। वो मन ही मन में सोचता है, मुझे पूरी उम्मीद है एक दिन ये पेड़ जल्दी बड़ा होगा। एक दिन इस पे जादुई आम लगेगा। आम का रस मैं अपनी चुटकी को पिलाऊंगा, मेरी चुटकी ठीक हो जाएगी। लेकिन चुटकी की तबीयत अभी भी खतरनाक थी। फल्गु हर दिन नई उम्मीद के साथ घर लौटकर आता, लेकिन घर लौटकर जब वो अपनी बेटी को देखता तो उसका दिल उदास हो जाता। सेठ लालदास गांव का अमीर और लालची व्यक्ति अपने घर में बैठा हुआ था। तभी सेठ की पत्नी बोलती है, पति जी, कितनी बार कहा है कि मेरे निकम्मे भाई को किसी काम पर लगा दो, मगर तुम हो कि मेरी सुनते ही नहीं। अरे भाग्यवान, तुम चिंता क्यों करती हो? मैं देखता हूँ, मैं तुम्हारे निकम्मे भाई को काम पर जरूर लगाऊंगा। पर रूपा, भला तेरे भाई को कौन सा काम आता है? सारा दिन घर पर बैठा रोटियां ही तोड़ता रहता है। अच्छी, मेरे भाई के बारे में ऐसा मत बोलो। सेठ लालदास मन ही मन में सोचता है, इस रूपा के भाई को किसी न किसी काम पर लगाना होगा, वरना ये घर में बैठा बैठा मेरा सारा अनाज खत्म कर देगा। एक दिन सेठ लालदास महल की ओर जा रहा था। रास्ते में वो बाग के पास से गुजरता है, जहाँ वो देखता है कि फल्गु कुछ अलग किस्म का पौधा पाल रहा था। सेठ को वो पौधा कुछ अजीब सा लग रहा था। वो मन ही मन में सोचता है, ये आम का पेड़ तो बड़ा अनोखा लग रहा है। इस पेड़ के बारे में फल्गु से ही पूछता हूँ। ऐसा कहते हुए सेठ लालदास फल्गु के पास जाता है। अरे ओए फल्गुदास, जरा ये तो बता कि ये पौधा कौन सा है? राजा के बागीचे में ये पेड़ सब पेड़ों से अलग लग रहा है। फल्गुदास पहले तो बहुत घबरा जाता है और फिर सारी बात सेठ को बता देता है। सेठ फल्गु की बात सुनकर मन ही मन में सोचता है, अरे अगर फल्गु की बात सच हुई तो मुझे सबसे अमीर व्यक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता। मैं फल्गु की जगह रूपा के भाई को यहाँ पर रख दूंगा और फिर हम दोनों मिलकर बागीचे के फल बेचा करेंगे। फल्गुदास, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ऐसे ही मेहनत और लगन से काम करते रहो। ऐसा कहते हुए सेठ लालदास आगे बढ़ जाता है। सेठ तो पहले ही बहुत लालची था। ये बात सुनकर तो उसके मन में और भी लालच बढ़ जाता है। रात होते ही सेठ लालदास अपने घर से निकलता है। वो राजा के मंत्री से मिलता है। जो पहले से ही फल्गुदास से बहुत जलता था। आओ आओ सेठ लालदास, इस समय कैसे आना हुआ? मंत्री जी, आपके लिए एक खबर लाया हूँ। ऐसा कहते हुए सेठ लालदास सारी बात मंत्री को बताता है। अच्छा, तो ये बात है लालदास? जी मंत्री जी, एक काम करना पड़ेगा हमें अब। हमें फल्गु को बाग से निकालना होगा। लालदास, तुम चिंता नहीं करो, ये काम मुझ पर छोड़ दो। फल्गुदास भी अपने घर में उदास बैठा हुआ था।
अभी तक आप सोए नहीं हैं? रात बहुत हो गई है। क्या हुआ? आप इतने उदास क्यों लग रहे हैं? हाँ गुमती, बात ही कुछ ऐसी है। आज मेरे पास सेठ लाल दास आया था। तुम्हें तो पता है वो कितना लालची व्यक्ति है। उसके पूछने पर मैंने उसको सारा कुछ बता दिया। अब मुझे चिंता इस बात की है कि लालच में आकर कहीं वो बुरा ना कर बैठे। तुम चिंता नहीं करो, सब ठीक होगा। भगवान, मुझे अपनी बेटी की चिंता है। मैं अपनी बेटी को ऐसी हालत में नहीं देख सकता। आप चिंता नहीं करें, बस आप मेहनत और लगन से पेड़ की रक्षा करते रहें। देखना, एक दिन वो आम का रस हम अपनी बेटी को पिलाएंगे और हमारी बेटी भी दूसरे बच्चों की तरह फिर से हंसने और खेलने लगेगी। अगले दिन मंत्री ने राजा वीर प्रताप के पास जाकर कहा, ओ मंत्री, मैं तुम्हें ही याद कर रहा था। मुझे तुमसे एक विशेष में बात करनी है। जी जी महाराज, बताइए। मंत्री जी, शकरगढ़ के राजा हमसे मिलना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ उनके इस्तकबाल में कोई कमी ना आए। ये सारी जिम्मेदारियां तुम्हें सौंप रहा हूँ। महाराज, मैं आपसे जरूरी बात करना चाहता हूँ। बताओ मंत्री, क्या बात है? महाराज, फल्गुदास की हरकतें मुझे ठीक नहीं लग रही। वो आपके बागीचे में अजीब तरह का पेड़ उगा रहा है। महाराज, मुझे लगता है वो काला जादू कर रहा है। महाराज, ये मुझे सब ठीक नहीं लग रहा। ये सुनकर राजा वीर प्रताप थोड़ा परेशान हो जाता है। ठीक है मंत्री, मैं इस बारे में छानबीन करता हूँ। फिर मंत्री वहाँ से चला जाता है। महाराज की पत्नी वसुंधरा पीछे सारी बातें सुन रही थी। रानी वसुंधरा बहुत ही सुंदर और समझदार औरत थी, जो हर फैसले में अपने महाराज का साथ देती थी। उसे मंत्री की बातें सुनकर कुछ अजीब सा लगता है और वो महाराज से कहती है, महाराज, मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ हो रही है। फल्गुदास के बारे में सुनकर मुझे शंका हो रही है। आप तो जानते हैं कि वो कई बरसों से हमारे पास काम कर रहा है। आज तक कभी उसने हमें कोई शिकायत का मौका नहीं दिया। वो एक मेहनती और नेकदिल इंसान है। इसलिए मुझे लगता है आपको इस फैसले को थोड़ा और गौर से देखना चाहिए। हाँ रानी साहबा, जो तुमने कहा वो सच है, मगर जो मंत्री ने कहा वो भी सच हो सकता है। मेरा फैसला गलत हो सकता है, पर मुझे किस पर भरोसा करना चाहिए? महाराज, फल्गु ने हमेशा ईमानदारी दिखाई है और उसकी मदद से हमने कई बार फायदा उठाया है। मुझे लगता है कि हमें उसकी मदद को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। रानी वसुंधरा की बात सुनने के बाद राजा थोड़ा सोच में पड़ जाता है, पर मंत्री की बातों में आकर उसने बाकी तलाशी लेने का फैसला कर लिया। चलिए बाग में चलकर देखते हैं, जो मंत्री कह रहा है क्या वो सच है। लेकिन महारानी, ये भी मैं सोच रहा हूँ, क्या ये फैसला ठीक है? महाराज, आप जो भी फैसला करेंगे मैं आपके साथ हूँ, मगर एक बार आप अपने दिल की जरूर सुनना। महाराज मंत्री को साथ लेकर बागीचे में जाते हैं। वो देखते हैं कि वहाँ सच में एक पेड़ है। वो आम का पेड़ सब पेड़ों से अलग था। महाराज ये देखकर बहुत हैरान हुए। देखिए देखिए महाराज, ये देखिए, ये वही पेड़ है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। वो ना हो फल्गुदास, मुझे लगता है कोई जादू टोना कर रहा है यहाँ पर। हाँ मंत्री, तुम ठीक ही कह रहे हो। फल्गुदास को फौरन ही काम से हटा दिया जाए। तुम एक अच्छा माली देखकर उसको काम पे रख लो। मंत्री मन ही मन में बहुत खुश हो रहा था, क्योंकि उनकी चाल अब सफल जो हो चुकी थी।
महाराज और मंत्री की सारी बातें वरमाला बंदरिया सुन रही थी। फल्गुदास बागीचे की ओर जा रहा था, तभी रास्ते में उसे सेठ रोक लेता है। फल्गुदास, कहाँ जा रहे हो? सेठ जी, मैं बगीचे में जा रहा हूँ। सुन फल्गुदास, अब तुझे बागीचे में जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अभी तेरे पास ही आ रहा था। मंत्री ने मुझे आदेश दिया है कि मैं जाकर फल्गुदास को बता दूं कि महाराज ने उसे काम से निकाल दिया है। ये सुनकर फल्गुदास का चेहरा उतर जाता है। परंतु महाराज ने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? मैं अभी महाराज के दरबार में जाकर पूछता हूँ। नहीं नहीं फल्गुदास, ऐसा सोचना भी नहीं। महाराज ने सख्ती से मना किया है कि तुम महल के अंदर कभी नहीं जा सकते, और न ही वो तुम्हारी शक्ल कभी देखना चाहेंगे। यदि अगर तुम जाते हो तो महाराज तुम्हें, तुम्हारी पत्नी और बेटी को इस सल्तनत से बाहर निकाल देंगे। ऐसा कहते हुए सेठ लालदास वहाँ से चला जाता है। फल्गुदास बहुत परेशान हो जाता है। है ऊपर वाले, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मुझे एक ही उम्मीद की किरण नजर आई थी अपनी बेटी के लिए, मगर अब ये सब कुछ खत्म हो गया है। एक दिन महाराज का छोटा बेटा बीमार हो जाता है। महाराज और महारानी उसे कई वैद्य को दिखाते हैं, मगर उसे जरा भी आराम नहीं आता। गुरुजी, क्या हुआ मेरे पुत्र को? महाराज, आपके पुत्र की बीमारी समझ से बाहर है। शरीर में जहर तेजी से फैल रहा है। कई दिन गुजरने के बाद भी महाराज के बेटे की तबीयत में कोई सुधार नहीं आता। एक दिन वरमाला बंदरिया एक फल लिए महाराज के पास आती है। सैनिकों, इस बंदरिया को निकालो बाहर। ये कैसे आ गई महल में? महाराज, मेरा नाम वरमाला है और मैं आपके ही बागीचे में रहती हूँ। एक बंदरिया को इंसानों की तरह बोलते हुए देखकर महाराज और महारानी दंग रह जाते हैं। क्या ये मैं क्या सुन रहा हूँ? ये एक बंदरिया इंसान की भाषा बोल रही है। महाराज, ये सच है। मैं कोई आम बंदरिया नहीं हूँ, बल्कि एक जादुई बंदरिया हूँ। मैं कब से आपके बागीचे में रह रही हूँ। फल्गुदास ने मुझे अपने साथ रखा हुआ था। आपने एक अच्छे इंसान फल्गुदास को मंत्री के बहकावे में आकर अपने बागीचे से निकाल दिया। वरमाला, ये तुम क्या बोल रही हो? महाराज, मैं सच कह रही हूँ। फल्गुदास ने मेरी मदद की और मैंने उसे एक जादुई बीज दिया था। एक ऐसे पेड़ का बीज जिस पर साल में सिर्फ एक फल ही लगता है। फल्गुदास ने पूरे साल मेहनत और लगन से उस पेड़ की रक्षा की, ताकि जब इस पेड़ से वो फल आए, ताकि वो इस फल का रस अपनी बेटी को पिला सके, जिससे उसकी बेटी फिर से ठीक हो जाएगी। क्या मतलब? ये कैसा फल? क्या कह रही हो तुम? महाराज, ये कोई आम फल नहीं है। अगर इस फल का रस किसी बीमार या मरे हुए व्यक्ति को पिला दिया जाए तो वो फिर से जिंदा हो सकता है। इसलिए मैं आज ये फल आपके बेटे के लिए लाई हूँ। आप इस फल का रस अपने बेटे को पिला दे। देखिएगा महाराज, आपका बेटा ठीक हो जाएगा। महाराज, मुझे लगता है ये बंदरिया सच कह रही है। हमसे ही फल्गुदास को पहचानने में गलती हुई है। महाराज, हम एक बार इस फल के रस को अपने पुत्र को पिलाते हैं। शायद जो करिश्मा पहले कभी नहीं हुआ वो आज हो जाए। हमारा बेटा हमें फिर वापस मिल जाए। महारानी की बात सुनकर महाराज का दिल भी पिघल जाता है। फिर आम का रस महाराज के बेटे को दिया जाता है और वो ठीक हो जाता है। ये देखकर महाराज बहुत खुश होता है। वरमाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने जो फैसला किया वो गलत था। मुझे अपने फैसले पर पछतावा है।
चलो सब मेरे साथ, मैं अपनी गलती को सुधारना चाहता हूँ। फिर महाराज, महारानी और वरमाला सब फल्गुदास के घर जाते हैं। महाराज आप यहाँ, आप मुझे बुला लेते, मैं चला आता आपके पास। फल्गुदास मुझे माफ कर दो, मैं सेठ और मंत्री की बातों में आ गया था। ये लो, इस फल का रस अपनी बेटी को पिला दो। फिर फल्गुदास वो फल लेकर अपनी बेटी को पिलाता है। रस पीते ही फल्गुदास की बेटी फिर से उठ खड़ी होती है। ये देखकर फल्गुदास और उसकी पत्नी बहुत खुश होते हैं। फल्गुदास, आज तुम्हारी ही मेहनत से हमारे पुत्र की जान बच गई है। आज से उस बगीचे को तुम ही संभालोगे, वो पेड़ भी तुम्हारा है। सेठ और मंत्री की चाल पकड़ी गई थी, इसलिए महाराज उन दोनों को दंड देते हैं। वो जादुई पेड़ हर साल एक फल देता, पर सिर्फ एक आम। परंतु फल्गुदास ने कभी उस फल को बेचा नहीं था, बल्कि उसे जरूरतमंद को देता था। जादुई फल कभी लालच से नहीं उगता, सिर्फ नेक दिल से पालने पर फल देता है।